दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज नेटवर्क। मेरा नाम है रंजन अभिषेक। 2024 लोकसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है, सियासी बिसात बीत चुके हैं और साथ ही साथ सहमात का खेल जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों के बीच तंज और बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। आज हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध लोकसभा क्षेत्र को लेकर। गौतम बुद्ध लोकसभा क्षेत्र एक सबसे हॉट सीट माना जाता है उत्तर प्रदेश में। इसके हॉट सीट होने के कई कारण भी हैं, क्योंकि राजधानी से सटे गौतम बुद्ध नगर कई मायनों में काफी अहम है। अगर हम प्रदेश के औद्योगिक नगरी के तौर पर बात करें तो गौतम बुद्ध नगर की एक विशिष्ट पहचान है। साथ ही साथ शिक्षा के हब के रूप में, औद्योगिक हब के रूप में, और अब तो गौतम बुद्ध नगर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, इस बात को लेकर भी यह शहर वैश्विक पटल पर काफी चर्चा में रहा है। तो आज हम गौतम बुद्ध नगर के विषय में ही बात करेंगे। गौतम बुद्ध नगर के सियासी समीकरण को लेकर बात करेंगे। बात इस पर होगी कि गौतम बुद्ध नगर के जो मतदाता हैं उनमें वोट परसेंटेज क्या है, और बीते दिनों से लेकर अब तक गौतम बुद्ध नगर का सियासी समीकरण क्या कुछ रहा है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि 2008 में परिसीमन के बाद पहली बार गौतम बुद्ध लोकसभा क्षेत्र बना। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र बनने के बाद 2009 में यहां पहली बार चुनाव हुआ, और उस चुनाव में यहां बसपा के सुरेंद्र सिंह नागर चुनाव जीत कर आए थे। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध लोकसभा क्षेत्र के तहत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, और वो 5 विधानसभा क्षेत्र कौन कौन है? वो है नोएडा, जेवर, दादरी, खुर्जा और सिकंदराबाद। ये 5 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आते हैं। अब जरा इसके सियासी समीकरण पर हम बात करते हैं कि इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में किन जातियों का या किन वर्गों का मत प्रतिशत क्या है, कितना वोट है, वोट बैंक क्या है, जिस पर तमाम सियासी समीकरण साधने की कोशिश में सभी सियासी पार्टियां या राजनीतिक पार्टी जुटी हुई है। आइए हम बात करते हैं। दरअसल इस अभी तक जो डाटा है उसके मुताबिक गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में जो अहम मतदाता हैं, या यूं कहें कि वहां का जो सबसे बड़ा फैसला करने वाले वोटर हैं, वो इन 4-5 वर्गों से आते हैं: गुर्जर, ठाकुर, दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण। गुर्जर, ठाकुर, दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण, ये 5 ऐसे वर्ग हैं जो गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के निर्णायक माने जाते हैं। और इन 5 की अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो जानकारी के मुताबिक यहाँ कुल 23 लाख वोटर हैं, जिसमें 16 लाख वोटर ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, जो गांव में रहते हैं। और अगर इससे भी एक कदम आगे चलेंगे हम, तो ठाकुर वोटरों की बात करें तो 4 से 4.5 लाख वोटर यहाँ ठाकुर हैं। साथ ही 4 से 4.5 लाख वोटर ठाकुर, 4 लाख वोटर हैं जो ब्राह्मण हैं, और 3.5 लाख वोटर यहाँ अकलियत के हैं, यानी अल्पसंख्यक, यानी मुसलमानों की तादाद भी अच्छी खासी है। 3.5 लाख वोटर हैं जो अकलियत समुदाय से आते हैं। 3.5 से 4 लाख वोटर गुर्जर समुदाय से आते हैं। और अगर हम दलित की बात करें तो यहाँ लगभग 3 लाख वोटर हैं जो दलित समुदाय से आते हैं, और 3 लाख वोटर अन्य समुदाय से आते हैं। तो ये यहाँ का एक जातीय समीकरण है, और इसी समीकरण को साधने में तमाम सियासी पार्टियां जुटी हुई है। अब बात करते हैं 3 से 4 अहम पार्टियों पर। अब हम बात करते हैं 2014 चुनाव को लेकर, क्योंकि 2014 में माना जाता है कि भारतीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। इसे कई भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मोदी युग का भी नाम देते हैं। मोदी युग कहते हैं क्योंकि मोदी के आने के बाद भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का एक दखल बढ़ा, और साथ ही साथ एक अहम बदलाव जो है वो राजनीति में देखने को मिला। तो हम 14 से बात करते हैं। हालांकि 2009 में यहां से बसपा के कैंडिडेट, बसपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह नागर चुनाव जीते थे गौतम बुद्ध नगर लोकसभा से। अगर हम 2014 में बात करें तो 2014 में यहां से चुनाव जीत कर आए डॉक्टर महेश शर्मा। डॉक्टर महेश शर्मा को कुल 5,99,000 वोट मिले थे। ये भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार हैं। डॉक्टर महेश शर्मा को यहाँ 5,99,000 कुल मत प्राप्त हुए। वहीं अगर हम दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, जिनका कुल वोट जो था वो 3,19,000 था। तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के प्रत्याशी रहे, जिनका 1,98,000 मत था।
और अगर इसमें दिलचस्प बात यह है कि अगर हम समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों के वोट को जोड़ देते हैं 2014 लोकसभा चुनाव के मुताबिक, फिर भी वो जीत का जो अंतर है वो 81,000 का है। यानी दोनों मतों को जोड़ने के बाद, सपा बसपा के मतों को जोड़ने के बाद कुल 5,17,000 वोट ही हो पाते हैं। लेकिन महेश शर्मा ने जितना वोट प्राप्त किया वो आंकड़ा है 5,99,000 का। तो ये 81,000 का अंतर है दोनों प्रत्याशियों के मतों को जोड़ने के बाद भी, जो एक बड़ा अंतर माना जाता है। और महेश शर्मा की पकड़ दिन ब दिन इस संसदीय क्षेत्र पर मजबूत होती दिख रही है। 2014 के बाद अगर हम 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में महेश शर्मा ने 8,30,812 वोट प्राप्त किए। अगर इसके मत प्रतिशत को देखेंगे तो गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से लगभग 60% मत महेश शर्मा को मिले थे। वहीं दूसरे तरफ जो बसपा और समाजवादी पार्टी के साझा उम्मीदवार थे, क्योंकि उस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ था, तो साझा उम्मीदवार जो थे वो सतवीर, जिन्हें कुल 4,93,890 वोट मिले। और 4,93,890 वोट का अगर मत प्रतिशत देखेंगे तो 35.67% है। यानी कि इन दोनों पार्टियों के साझा उम्मीदवार को 35% वोट लगभग मिले। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा को अकेले ही कुल 60% वोट मिले थे। तीसरे अगर हम बात करें इस पायदान में हैं कांग्रेस के डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह। अरविंद को 42,077 वोट मिले थे। और इसके आंकड़े की बात करें तो 3.04%। कांग्रेस इस सीट पर हमेशा से ही बहुत कमजोर नजर आती रही है। परिसीमन के बाद से ही कांग्रेस के कोई मजबूत उम्मीदवार यहां देखने को नहीं मिला। माना जाता यह भी है कि कांग्रेस जो है वो गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में ही कमजोर है। यह पूरा का पूरा क्षेत्र जो है, यहाँ के जो कांग्रेस समर्थक हैं वो एक मजबूत नेता की बाट जोहने में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर अब 2024 की बात करें, 2024 में गौतम बुद्ध नगर में कई ऐसे उल्लेखनीय कार्य हैं जिनके दम पर भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि यहां भारतीय जनता पार्टी की जीत की हैट्रिक लगेगी। और वो दावे क्या क्या है? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत तमाम ऐसे कार्य हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आए दिन ये दावा करते हैं कि उनके ही झोली में फिर एक बार गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चूंकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती का भी यहाँ बहुत दखल अंदाजी है, क्योंकि उनका ये सबसे मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में बसपा की यहां क्या स्थिति होगी? और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी बीते दिनों गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र को लेकर काफी सक्रिय दिखे हैं। तो यह भी एक देखने वाली बात होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सियासी करवट किस तरफ बैठती है, सियासी समीकरण क्या कुछ होगा। लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों, जैसे 2014 और फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने यह बम्पर जीत हासिल की है और इस बार जो कुछ वहां विकास कार्य हुए हैं, तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अब तक गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र अपने जीत के हैट्रिक की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाते हुए दिख रही है। बहरहाल गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। आप देख रहे हैं 10 न्यूज नेटवर्क। मेरा नाम है रंजन अभिषेक।